हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान की ये जो रिवीजन एक्सप्रेस हमारी चल रही थी, काफ़ी दिनों से ये बंद थी, बट अभी तक हम लोग 15 एपिसोड इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। ये हमारा 16वां एपिसोड है और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे थे जो रेलवे ने अपने 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा था। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने देखा जो मैंने 500 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी थी एएलपी 2018 की, जो आरआरबी एलपी 2018 की थी, उनके क्वेश्चंस हूबहू ये जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे उनसे मिलते जुलते थे। एग्जैक्ट कोई कोई तो वही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से जो भी अभी फिलहाल में एएलपी और टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम है एनटीपीसी वगैरह के लिए, तो आपको ये जो ग्रुप डी के 2018 में पूछे गए और 2022 में पूछे गए थे उनको जरूर लगाना चाहिए। एकदम हूबहू इसी पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है, राइट। और ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, दोनों लैंग्वेज में है। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है, क्लास की भी जो पीडीएफ है, अभी तक तो मैं अपलोड नहीं कर रहा था, बट जो क्लास की पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहां पर मैं दे दूंगा, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, अपने 501वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना था। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, डैश एक द्विबीजपत्री पौधा है, तो इन ऑप्शंस में से कौन एक डाइकोटिलेडन प्लांट है? तो देखिए दो तरीके के आपके हो गए, एक मोनोकॉट्स और एक डाइकॉट्स। इनमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था। एक तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि इनमें एक कॉटिलेडन होगा, इसमें दो कॉटिलेडन्स होंगे। और दूसरा सबसे अच्छा मैंने आपको डिफरेंस बताया था इनके पत्तों में। जैसे आपके घरों पर अगर इस टाइम पे धान की रोपाई चल रही होगी तो उनके पत्ते आप देखना वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। जबकि जब गुलाब का एक पौधा लीजिए, उनके पत्ते आप देखिए तो उनके पत्तों में कुछ ये थोड़े मोटे भी होंगे, साथ ही साथ इनमें जो वेन्स होंगी वो कई सारी ब्रांचेज बनाती होंगी, ठीक है, ऐसे करके ब्रांचेज में ऐसे बनाती होंगी या फिर जाल नुमा संरचना बनाती होंगी। तो ये एक डिफरेंस है इनके पत्तों में। बाकी इनके जड़ों में एक डिफरेंस आप देख सकते हो कि जड़ों में ये अब जाल जैसी जड़ें होती हैं इनकी, ठीक है, एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। जबकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी अंदर तक धसी होती हैं, बहुत ही अंदर तक धसी होती हैं, जो डाइकॉट्स होते हैं, ये मोनोकॉट्स के हैं। तो इसी तरीके से ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है, ये स्वीट पोटैटो का है। इसके पत्ते आप देख करके बता सकते हो। इसके देखिए पत्ते जो हैं, इनमें आप देख रहे हो जो इनकी वेन्स हैं, एक तो मोटे भी पत्ते हैं, साथ ही साथ इनके जो वेन्स हैं वो जाल रूपी संरचना बना रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गए? डाइकॉट्स हो गए, ठीक है, इस तरीके वाले हो गए। तो स्वीट पोटैटो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शकरकंद जिसको कहते हैं, पंचायत वेब सीरीज में आप देखे भी होंगे, खेलिए मीटिंग मीटिंग, ये तो आपने देखा ही होगा, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग मीटिंग। तो अलुआ जो कहता है वो इसी को कहता है, शकरकंद को, स्वीट पोटैटो को। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको आप जरूर एक बार देख लेना। जैसे गेहूं मैंने बताया, चावल बताया, मक्का, केला के भी देखिए जो पत्ते होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं ना, और इनमें जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये सब आपके मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे है द सेक्स ऑफ चिल्ड्रेन इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक क्रोमोसोम रिसीव्ड फ्रॉम। तो बच्चों के लिंग का पता कैसे चलता है, यानी कि किन से प्राप्त होने वाले आनुवंशिक गुणसूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये पिता का क्रोमोसोम जो होता है ये निर्धारित करता है, ये डिसाइड करता है कि बच्चा क्या है, मतलब बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आगे है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल कॉल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कोशिका के दो समान यानी आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होने का जो प्रोसेस है वो मिटोसिस कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो ये अगर दो में डिवाइड होगा तो ये भी 46 क्रोमोसोम में ही डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका 23 में हो जाएगा, इसको हम लोग मिटोसिस कहते हैं। अब अगर यही चीज सेल डिवाइड हो करके, ठीक है, अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, अगर ये 23 में होता तो इसको हम लोग फिर मियोसिस कह देते, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जिसमें टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग मिटोसिस कहेंगे। आगे है चूज द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तो इन ऑप्शंस में से हमको बताना है कौन सबसे अलग है। तो ये जो आपको तीन दिख रहे हैं, एक तो आपका है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और एक आपका है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और एक आपका है वोमन्स कैप्सूल। ये जो तीनों के तीनों आपको दिख रहे हैं ये रिलेटेड है किडनी से। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये तीनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये आपका जो दिख रहा है थोड़ा ऐसे रेंच के जैसा शेप है, जैसे आप नट बोल्ट कसते हो ना, कुछ उस तरीके का। तो ये आपका है वोमन्स कैप्सूल। इसी में जाकर के ये जो ब्लड है यानी किडनी से होता हुआ यहीं पर जाकर के फिल्टर होता है, ठीक है, और फिर आगे चला जाता है।
तो आप यहाँ पर फिल्टर होने के बाद जो कुछ भी जल या फिर कुछ मिनरल्स जो हैं वो बाहर इधर आ जाते हैं और फिर जाकर के ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है ना, वो वहां पर यानी पीसीटी में जाकर के अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि हमको कुछ और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी चले जाते हैं ना, तो उनको अवशोषित कर लेता है ये जो आपका है पीसीटी। और ये पास में है इसलिए इसको समीपस्थ कह रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर जो दूरस्थ होता है, देखिए यहाँ पर इस वोमन्स कैप्सूल से ये दूर है ना, ये जो आपका डीसीटी है, यहाँ पर ये जो आपका थोड़ा घुमावदार संरचना है इसको हम लोग कह रहे हैं डीसीटी। तो ये दूर है इसलिए इसको दूरस्थ कहते हैं संवलित नलिका। और बाकी वोमन्स कैप्सूल तो आप देख ही रहे हो। तो ये तीनों के तीनों आप देख रहे हो नेफ्रॉन से रिलेटेड हैं। बाकी जो नेसल ग्रेनुअल्स होता है ये आपके न्यूरॉन में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन में ये आप देख रहे हो जो बॉडी पार्ट है जिसको हम सोमा कहते हैं, इस सोमा में ये भरा हुआ जो फ्लूइड है ये आपका क्या है, ये आपका नेसल ग्रेनुअल्स है जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि अलग है इन चारों में। आगे है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इनमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ए और बी दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला जो है कि N2 + 3H2 से ये आपका 2NH3 यानी अमोनिया बन रहा है, तो क्या एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एग्जाम में भी हूबहू ऐसे ही दिया गया था। तो एक तो ये सिंबल ही बताता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, और वास्तव में जब इससे आप अमोनिया बना ले रहे हो तो वापस से जब अमोनिया को आप डिकम्पोज करोगे तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में फिर से आपका टूट जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो पहला तो हमारा सही है। बाकी है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम देता है, ठीक है। ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो ये भी आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस वजह से ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसको गर्म करने पर आपका क्विक लाइम मिलता है, और जिससे आप मतलब सीमेंट वगैरह बनाते हो ना, ग्लास वगैरह बनाने में ये यूज होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फील्ड इन द के शेल ऑफ एन एटम। तो 2n², सिंपल सी बात है। तो डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए कि KLMN 1 2 3 4। तो 1 अगर आपने रखा यहाँ पर तो ये सिंपली 2 हो जाएगा। वैसे भी पहले सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस मैंने आपको ये बताया कि वैसे भी आपको पता होगा, ठीक है। तो 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब देखिए, फ्री स्टेट कहने का मतलब मैंने आपको कई बार रिएक्टिविटी टेबल दिखाई है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। मतलब ये गर्म पानी, ठंडे पानी या फिर स्टीम, सबके साथ बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये तो ऐसे होते हैं कि ये बहुत ही उग्र हो जाते हैं, ठीक है, जब हमको पानी के साथ संपर्क में लाते हो तो। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं या एलिमेंट हैं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। साथ ही साथ आपका कॉपर हो गया और प्लेटिनम हो गया। ये सारे ऐसे हैं जो कि पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो यही हमारे क्या होंगे, फ्री यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है, फ्री स्टेट में। सो यहाँ पर तो नहीं गोल्ड है ना सिल्वर है, बट आपका प्लेटिनम मौजूद है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम। आगे है एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू। तो ये तो आपको पता है, हली, ना, करब, सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले ही आपके ग्रुप में आपका आ जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सारे जो हैं पहले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल। ये सब आपके क्या है, एल्कली अर्थ मेटल हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय धातु समूह, ठीक है, क्षारीय धातु समूह। और वहीं पर सॉरी ये आपके एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स। तो ये आपके क्षारीय धातु समूह हैं। और बाकी जो दूसरा आपका आता है बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा यानी ये आपका जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम होते हैं, ये आपके एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, ठीक है, यानी क्षारीय मृदा धातु। मैं इंग्लिश में लेना भूल गया हूँ, बट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु समूह है, ये आपके एल्कली मेटल्स हैं जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, राइट। आगे है कि फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है। तो इन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड और पाउडर इज केप्ट इन अ टैंक फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ। तो किसके किसके मिक्सचर के साथ भरी एक टंकी में रखा जाता है,
तो वाटर एंड पाइन ऑयल, जल एवं चीड़ के तेल के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है जो ओर के पाउडर्स होते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथेन, तो CH4 12 हो गया यहाँ पर इसका, हाइड्रोजन के 4, टोटल 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब, सो व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट इन सनलाइट देन, तो ऑब्वियसली क्या इसमें से बनेगा, ऑप्शंस देख के ही आप बता सकते हो कि ब्रोमीन गैस फॉर्म होगी, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। जब सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसको हीट करोगे, एक तो ये कितना सेंसिटिव होता है ना सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो आपका है सिल्वर ब्रोमाइड, कि जैसे ही आप इस पर सूर्य की रोशनी डालते हो तो ये सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में टूट जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, और ये यहाँ से ब्रोमीन गैस रिलीज होता है। इसका कलर कहीं कहीं पर पूछा गया है एग्जाम में कैसा होता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो वैसे भी ब्रोमीन नाम है और ब्राउन कलर है, तो आपको याद करने में भी ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, बट ब्रोमीन गैस इज फॉर्म्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, तो इनमें से समस्थानिकों का कौन सा गुण है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर आंसर बताना है। तो एक चीज तो आपको पता है, आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, सो दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी ये तो हमारा सही है बी वाला। बाकी कह रहा है कि एटॉमिक मास सेम है, तो ये गलत हो गया। दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए अगर एटॉमिक मास ही हमारा क्या है, एटॉमिक मास ये अगर हमारा अलग अलग है, ठीक है, एटॉमिक मास अगर हमारा अलग अलग है, तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे ऑब्वियसली वो भी हमारे अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी सही है। मास अगर अलग अलग है किसी चीज का, तो वो फिजिकल जो उनकी भौतिक गुण होंगे वो अलग अलग होंगे, और लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। तो ये बी और सी और डी तीनों हमारे सही हैं, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.75 एम्पियर फ्लोज इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 6 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज निकालिए कितना होता है, और सबको पता है कि Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी होता है। सिंपली इसमें हमको रख देना है, कुछ करना नहीं है। आप बिना पेन पेपर उठाए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका एम्पियर में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, तो 6 इंटू हम यहाँ पर 60 कर लेते हैं। तो बस ये आपका सॉल्व हो गया। ये जो आपको 0.75 दिख रहा है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि आपका यहाँ पर 4 में ये 3 हिस्सा है और ये 6 गुणे 60, आप इजिली देख रहे हो कि ये 15 हो गया, 15 छक्का 90, 90 और 9 3 27 होता है, तो 270 कूलम्ब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपको करना है, विदाउट पेन पेपर वाला ये सवाल था। आगे है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इंक्रीजेज देन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो बहुत पहले बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये r जो था वो जो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनके बीच ये जो उनका सेंटर है, इनके बीच का ये डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो कि इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिस्टेंस को आप बढ़ाते हो तो ये बहुत तेजी से कम होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना आप इनको दूर ले जाओगे। अभी तक मैं जितना भी आपको ये टर्म यूज करते आया हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ पृथ्वी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इनको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इन दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि धरती भी तो एक ऑब्जेक्ट ही अगर हम मान के चले, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कह सकते। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिफाइन होती है कि पृथ्वी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। तो आप यहाँ पर देख लो, ये दूर जा रहा है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। यहाँ मीडियम होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पेशली हमसे बोला है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग साउंड की स्पीड होती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो स्पीड ऑफ जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड है, ठीक है, वो आपकी बढ़ती जाती है। ये ध्यान देना आप। 0 डिग्री पर कुछ और होगी, यानी 22 डिग्री पर कुछ और होगी, 25 पर कुछ और होगी। अब यहाँ पर हमको दो स्टेटमेंट दिया गया है, ए और बी, कि द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, स्पेशली सी वाटर की बात करी जा रही है, इसमें 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कहीं कहीं पर आप इसको देखोगे
1535 मीटर पर सेकेंड लिखा गया है सी वाटर में, जो साउंड की स्पीड होती है। बाकी हवा में जो ध्वनि की चाल होती है एयर में, वो 346 मीटर पर सेकेंड होता है, वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पर पहले सॉलिड का यहाँ पर नीचे है, हालांकि सॉलिड में सबसे तेज होता है स्पीड साउंड का, फिर लिक्विड है, फिर आपका गैस। तो इनको आप एक बार जरूर देख लेना, मैं इसका पीडीएफ नीचे अपलोड कर दूंगा। राइट, आगे है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 50 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम के इतने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो P इज इक्वल्स टू mv, m यहाँ पर आपको दिया गया है 50 kg में ही रहेगा, तो बिल्कुल सही है। और ये 20 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में ही रहेगी। तो ये तो कुछ भी नहीं करना था, वैसे देखते 50 और 20 गुणा कर देते सीधे 1000, और ये यूनिट आपको दिया ही गया है kg मीटर पर सेकेंड, तो 1000 kg मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे है कि बादलों की गड़गड़ाहट के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षण होता है, यानी टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हमको बताना है ड्यूरिंग द थंडर ऑफ क्लाउड्स। तो बिजली जब चमकती है, एक्चुअली कैसे ये बिजली बनता है, यहाँ पर अगर मैं मान लो ये बहुत बादल हैं, ये बादल हैं, कुछ इधर बादल हैं, ऐसे ऐसे, तो इनमें छोटे छोटे पानी की बूंदे होती हैं और या फिर बर्फ के क्रिस्टल होते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने के बाद इधर उधर मूव करने लगते हैं। ठीक है, इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो होता कुछ यूं है कि इनके किनारे किनारे पर कुछ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, कुछ पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गए और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने लगे धीरे धीरे, तो इनके ऊपर इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है ना, इतने ज्यादा पोटेंशियल होता है, लेट अस सपोज ये V1 है और ये V2 है, कि ये इनके बीच का जो एयर होता है इनको आयनाइज करके धरती तक यानी पृथ्वी तक अपना रास्ता बना लेते हैं, और वहीं फिर आपको नीचे ये बिजली गिरती हुई दिखाई देती है। तो जब ऐसा होता है तो एक तो इतना ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल होता है ना कि यहाँ की जो एयर होती है इसको आयनाइज कर देता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 30,000 केल्विन के बराबर हो जाता है। सोचिए इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमको इनकी आवाजें भी सुनाई देती है और चमक भी दिखाई देती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन था, इनमें थी काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? काफी सारी चीजों में कन्वर्ट हुई। ये आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और एक तरीके से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, क्योंकि वहां के एयर को इसने हीट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हीट होता तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर होता। राइट, आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इनमें से अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये सब आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, या फिर लाइट वेव हो गई, रेडियो वेव हो गई। बाकी जो साउंड वेव है ये आपका क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर, और ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है बी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की तरंग ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल में ही मैंने आपको बताया था, इसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो अगर पास पास है, जैसे यहाँ पर काफी पास पास है, तो इनको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, कंप्रेशन कहते हैं यानी संपीड़न कहते हैं। और वहीं पर जब ये मॉलिक्यूल्स ये जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो दूर दूर हों, तो इनको हम लोग रेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, रेरिफिकेशन कहते हैं। ये भी आप ध्यान देना। बाकी साउंड वेव एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल का, और बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, जैसे कि आपका ये लाइट वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ट्रांसवर्स वेव के। आगे है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स सिलिकॉन विथ एटॉमिक नंबर 14 इज। तो परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो एक तो दे ही दिया है कि एटॉमिक नंबर 14 है, तो फिर कुछ करना ही नहीं है आपको। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा 2, 8, 10 और 4, 14, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होती हैं यही हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये। आगे है कैलकुलेट द यूनिट मास ऑफ फार्मूला CaCl2। तो CaCl2 का हमको यूनिट मास बताना है। तो कैल्शियम का देखिए एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास होता है वो लगभग 40 दशमलव लगभग 0 ऐसे कुछ होता है, मतलब 40.078 के करीब। और जो क्लोरीन होता है इसका जो एटॉमिक मास होता है, अब देखिए अब एटॉमिक मास हर एक का याद रख पाना उतना संभव तो है नहीं, बट फिर भी यहाँ पर पूछा गया था आपसे। लगभग ये आपका क्लोरीन का तो 17 ही एटॉमिक नंबर होता है और इसका 20, तो फिर भी आप 20 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर तक तो याद ही रखें एटलीस्ट। क्लोरीन का यहाँ पर 17 है एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 35.45 होता है। तो ये लगभग आपका 35.5 के करीब है। अगर ये 0.9 होता, 35.9 कुछ होता, तो मैं इसको 36 मान लेता, बट ये उतना नहीं है, ये 45 है, इसका मतलब ये 35.5 है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 से अगर आप गुणा कर दो तो ये आपका हो जाता है 35 दूनी के 70 और 1 71,
और ये पहले से 40 है। यहाँ पर देखिए 40.078 है, तो इसको आप 40 मान सकते हो। तो ये 40 हो गया। टोटल आपके कितने हो गए? 70, 40, 110 और एक 111। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई व्युत्पन्न इकाई नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर नॉट डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए फोर्स जो होता है वो एमए होता है, और जो पावर होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है, या फिर कह सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क, या आप कितने टाइम में कितना वर्क कर रहे हो, ये पावर होता है। बाकी ये जो पास्कल है ये आपका प्रेशर का यूनिट है, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया आप कह सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी डेराइव्ड हैं, ये चाहे आपका प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर, या फिर आपका पावर, या फिर आपका फोर्स, लेकिन जो किलोग्राम है ये तो आपका एक बेसिक यूनिट है। सो यही हमारा डेराइव्ड नहीं था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज। तो इनमें से सबसे अधिक प्रयोग में किए जाने वाला विद्युत चालक कौन सा है? तो ये आपका है सिंपली कॉपर। वैसे तो अगर हम देखें तो जो सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर यानी एजी, इसका जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो इससे भी ज्यादा होता है, कॉपर से भी, बट ये ज्यादा महंगा है तो हम नहीं यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा कॉपर ही यूज होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो वृहत पोषक तत्व नहीं है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जिसको हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं खाने पीने के साथ। तो खाने पीने के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट भी आता है, अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स वगैरह भी आती हैं, फैट्स भी आते हैं, लेकिन कुछ हमारे माइक्रो, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये आपके मैक्रो हैं, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन, ये हमारे शरीर के ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, है कि नहीं? तो विटामिन हो गए, या फिर हमको कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की गोली लेते हैं, आयरन की गोली लेते हैं, मैग्नीशियम वगैरह की। तो ये सारे क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जबकि जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये खाने के साथ हम लोग देखते हैं चला आता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है आपकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको ध्यान देना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नहीं था, इस वजह से यही करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि अंडर विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स डू द प्लांट्स विद द मोस्ट सिंपल सेंट्रल स्ट्रक्चर कम। तो सर्वाधिक सरल केंद्रीय संरचना वाले पौधों के किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो टोटल आपके 5 जो प्लांट किंगडम है उनमें ये आपका आता है थैलोफाइटा में। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थैलोफाइटा में मुख्यतः कौन कौन से पौधे आते हैं? जो शैवाल होते हैं, जो फंगी होते हैं, ये भी उन्हीं में आते हैं, ठीक है। जो शैवाल हो गए, फंगी और लाइकेन, ये सारे थैलोफाइटा में शामिल हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में मैंने बताया था, जैसे कई आपको एग्जाम्पल बताया था कि ये पानी और जल, यानी कि जल और जमीन दोनों पर रहते हैं। हालांकि रहते जमीन पर हैं, लेकिन इनको प्रजनन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन के लिए। बाकी थैलोफाइटा का आप यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान में दीजिएगा कि इनमें शैवाल, फंगी और ये जो लाइकेन है ये आते हैं। आगे है कि एलिल्स आर, ये जो युग्म विकल्पी हैं ये क्या होते हैं? तो ये एक जीन वेरिएंट होते हैं, ठीक है, जीन वेरिएंट। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट फॉर्म्स अ सिंगल पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली के उस हिस्से की पहचान करें जो स्पर्म और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग बनाता है। तो चाहे वो स्पर्म हो या फिर यूरिन हो, दोनों के लिए जो एक ही मार्ग होता है उसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। हिंदी में तो आपको मूत्र मार्ग दिया गया तो इजी हो गया, बट यूरेथ्रा भी आपको ऑप्शन में दे सकता है हिंदी में लिख करके। तो ये जो आपका है ये एक ही मार्ग होता है जिससे आपका स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, और ये जो आपका कह सकते हैं स्पर्म हो गया, और यहाँ पर क्या चीज है आपका यूरिन, ठीक है, यूरिन, स्पर्म और यूरिन, ये दोनों के लिए एक ही मार्ग बनाता है। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी। तो ये मैंने आपको कई बार बता रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो सिंपली जितना भी आपको, जैसे किसी आप जो वेट करने वाली मशीनें होती हैं उन पर आप रख दो किसी एलिमेंट को कि ये कितने ग्राम की आ रही हैं, 25 ग्राम, 26 ग्राम, 27 ग्राम या 0.7 ग्राम, कितने ग्राम आ रही है वो। तो ये जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट, केमिस्ट्री में हम वेट को वो न्यूटन वाला नहीं लेते हैं कि वेट का यूनिट न्यूटन होता है। ये आपका क्या है, इसका भार है सिंपली, ठीक है, भार यानी कितना ग्राम है ये, और अपान जो उस एलिमेंट या कंपाउंड का एटॉमिक मास हो, एटॉमिक मास। तो हमको तो पूछा है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, इसका दे ही दिया है 27, यहाँ पर ठीक किया है कि दे दिया है 27, और एटॉमिक वेट आपको दे दिया है कि 54 ग्राम है ये एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम है, इसको आप किसी वेट करने वाली मशीन पर रखिए ले जा करके, हमको इसका एटॉमिक मास पता है 27 पीरियोडिक टेबल से, बट ये जो हम इसको वेट किए तो हमारा आया कितना, 54 ग्राम। तो पूछ रहा है इस 54 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट है एल्यूमिनियम, जो 54 ग्राम एल्यूमिनियम है इसमें कितने मोल होंगे इसके।
तो नंबर ऑफ मोल्स का मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये 27 दूनी के 54 हो जाएगा। सो सिंपली 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे है कि इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। तो देखिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके कार्बन कार्बन के बीच डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक एल्केन ले लेता हूँ, और एल्केन मुझे लिखना आता है, एल्केन होता है CnH2n+2, तो मैं 2 कार्बन ले लेता हूँ, तो C2 2 दूनी के 4 और 2 6, C2H6, ये आपका 2 से यानी मेथ और एथेन बन गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देख लो, दो सी हो गए और 6 हाइड्रोजन है, तो ये 6 हाइड्रोजन ऐसे 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 और ऐसे, तो आप देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जबकि वहीं पर अगर मैं एक एल्कीन का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, एल्कीन यहाँ पर E है, तो एल्कीन का फार्मूला मैं जानता हूँ CnH2n, तो C2 हो गया, अगर 2 कार्बन मैं लूँ तो H4 हो गया, ये आपका हो गया मेथीन, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन का मतलब एथ होता है, तो ये एथीन है। अब यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, 2 कार्बन हो गए और इनके बीच डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर ऐसे 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन टोटल हो गए, तो इनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ऐसे ही एल्काइन जो होते हैं वो भी अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे आपका ये है C2H2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ लेड नाइट्रेट इज हीटेड देन, तो जब लेड नाइट्रेट के एक अणु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ये आपका रहा लेड नाइट्रेट, जब इसको आपने हीट किया तो इससे बना आपका PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हुई। लेकिन आप ध्यान दो, जब इसको आप बैलेंस करने जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 4 आया। इन ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा यहाँ पर, ठीक है, गैस आर प्रोड्यूस्ड, तो नहीं, यहाँ पर तो एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो भी जब हम 2 लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म कर रहे हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत है, टोटल 4 मोल निकल रहे हैं। ये कह रहा है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस्ड। देखिए जब 2 आपके ये PbNO3 हैं, PbNO3, तो आपका 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपके 4 यहाँ पर मॉलिक्यूल इसके आ रहे हैं, राइट, यानी 4 मोल्स। बट अगर एक को अगर हम देखें, यानी कि 2 लेड नाइट्रेट को हीट करने पर अगर 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रहे हैं, तो 1 मोल ये लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करोगे तो कितने आएंगे, 2 ही आपके NO2 आएंगे। तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बैलेंस करने के बाद हमको पता चला है, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान देना। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, थोड़ा मैं फंस रहा था, बट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहा है द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड, यानी ये पीरियड्स आपके होते हैं, ये आपके ग्रुप हो गए, ठीक है, ऐसे। तो आप देखोगे हाइड्रोजन हो गया, इधर हीलियम हो गया, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान कार्बन यानी बकनोफनी, क्लोरीन और ये नियान। और इसने बोल दिया ऑलरेडी कि एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ करके, तो हीलियम को छोड़ दो, बाकी जितने भी आपके लास्ट एलिमेंट हैं हर एक पीरियड के, तो ये पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड, ऐसे तीसरे में आपका क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। तो इन सबके लास्ट क्या बोला है, लास्ट एलिमेंट ईच पीरियड हैज कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम का तो 2 ही होता है, तो इसमें तो हो नहीं सकता, बाकी इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, तो 2 8 10 8 18 8 हो गए, और इसमें तो 10 ही है, तो 2 8 10। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या भराएगा, ये हो गया लास्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हो गए, 8 वैलेंस। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है इफ द वैल्यू ऑफ फ्यूज इज 8 एम्पियर देन, यदि फ्यूज का मान 8 एम्पियर है, सिंपली हमको फ्यूज की रेटिंग दी गई है। अब फ्यूज हम लोग क्यों लगाते हैं, सिंपली कोई सा भी एप्लियंसेस आप घरों में अपने यूज कर रहे हो वो जले ना, उससे बचाने के लिए लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, इसको सीरीज में लगाते हैं, सर्किट के साथ इसको सीरीज में रखते हैं, ताकि करंट जो है डायरेक्ट इसमें पहले इसी में आए। और यहाँ पर रेटिंग दी गई है 8 एम्पियर, तो स्वाभाविक सी बात है कि 8 एम्पियर तक जब तक इसमें करंट आएगा तब तक तो ये सह लेगा। लेकिन अगर 8 एम्पियर से ज़्यादा करंट आती है तो ये मेल्ट हो जाएगा और
यहाँ पर सर्किट ओपन हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जिससे आपका जो भी आपने यहाँ पर उपकरण रखा हुआ है वो बच जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। द फ्यूज विल मेल्ट इफ द करंट एक्सीड 8 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 20 न्यूटन। व्हाट विल बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये तो डायरेक्ट आपको आंसर टिक करना चाहिए, यही आपका आंसर है, यानी 3.33 न्यूटन। क्योंकि हमको पता है कि मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जो वैल्यू होती है GM, वो अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका 1/6 होता है। तो ये जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब g मतलब ये जो फोर्स है वो सिंपली प्रोपोर्शनल है g के, और ये 1/6 टाइम्स हो जा रहा है। मास तो चेंज होता नहीं है चाहे आप कहीं भी रहो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली 1/6 टाइम हो जाएगा, आपको देखते ही टिक कर देना चाहिए था 3.33। आगे है फेन प्लवन विधि का उपयोग कौन से अयस्क की सांद्रता के लिए किया जाता है। द फोर्थ फ्लोटेशन। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहा होगा कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था फोर्थ फ्लोटेशन का, बट वो क्वेश्चन डिफरेंट था। अब एक ही दिन में ये अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस वजह से आपको वही क्वेश्चंस घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड नहीं है। आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन लग रहे होंगे कि रिपीटेड है, बट एक ही दिन में पूछा गया है। अब नॉर्मलाइजेशन भी इनको करना होता है, इस वजह से थोड़ा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। तो इसमें हम लोग फेन प्लवन या जो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है, ये कौन से टाइप के ओर के कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है, तो सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। जैसे आपका कॉपर पायराइट हो गया, गैलेना हो गया और जिंक ब्लेंड हो गया। तो ये सारे जितने सल्फाइड हैं, इनसे जिंक को या लेड को या फिर कॉपर को बाहर निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। सो सिंपली सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सल्फाइड। ध्यान देना। और किसके मिक्सचर में इसको मिलाया जाता है, तो मैंने अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में, वाटर और पाइन ऑयल, ठीक है, इनके मिक्सचर में इनको मिलाया जाता है। आगे है कि देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 10 kg पर सेकेंड इन 0.02 सेकेंड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। तो किसी वस्तु में या किसी वस्तु के संवेग में महज 0.02 सेकेंड में 10 kg पर सेकेंड का परिवर्तन होता है, तो उस पर लगने वाला हमको बल बताना है, फोर्स बताना है। तो मोमेंटम हमको पता है mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर कहीं भी फोर्स हमको दिख नहीं रहा है, हमको तो फोर्स निकालना है, ठीक है, फोर्स। लेकिन ये तो बोला है ना कि 0.02 सेकेंड में ये मोमेंटम चेंज हो जा रहा है, कितना, 10 kg पर सेकेंड। तो चेंज कर देते हैं, यानी कि जो मोमेंटम, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम देखें, अगर डिफरेंशिएट कर दें, तो ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये जो d/dt है mv, ठीक है। अब मास हमारा तो बदलता नहीं है, वेलोसिटी भले ही चेंज हो जाता है, तो मास को आप पहले लिख लो आगे m, और d/dt, और ये आपका v रह जा रहा है। अब आपको पता है ये m तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन ये जो आपका dv/dt है ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन हो गया, और m × a हमारा f होता है। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो dp/dt हमने शुरुआत करा था यहाँ से, वो आपका किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर आ गया, यानी प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो ये जो फोर्स है वो कितना होगा, जितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है जितने सेकंड में। तो आप रख लो, फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मोमेंटम आपको दिया गया है 10 और टाइम आपको दिया गया है 0.02 सेकेंड। तो जब आप इसको रखते हो, इसको काटोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चन जो कि आपको इस 16वें एपिसोड के थे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर जितना हो सके उतना करिएगा, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो ना ही लाइक करते हो। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।